हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमें अपने गांव के जंगल में, पीछे हैं ताऊ जी और इधर एक गुरुजी, हम तोड़ रहे हैं यहाँ लिंगोड़े। और वैज्ञानिक नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन लिंगोड़े ऐसी सब्जी इसमें सारे विटामिन मौजूद हैं। और आज के दौर में टमाटर की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें प्याज काटना है और सबसे शानदार सब्जी। और गुरुजी भी लगे हैं ढूंढने में। गुरुजी कितने मिले? धन्यवाद दोस्त। ये हमारे पास अभी एक गट्ठर नहीं बना है और ये सुना है बहुत पौष्टिक होता है। वैसे देहरादून में भी पाया जाता है। ये नदी के गधेरे के किनारे पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, इसे लिंगोड़ा के नाम से बेचा जाता है। और कोटद्वार, देहरादून, जहाँ भी पहाड़ी लोग रहते हैं, पहाड़ी मूल के लोग रहते हैं, वहाँ इसको बड़े चाव के साथ खाया जाता है। और सबसे बढ़िया बात हमारे भाई साहब ने पहले ही बता दिया है कि ये बिना टमाटर के बनने वाली सब्जी है। इससे बढ़िया और कोई इस जमाने में हो नहीं सकती, इस समय मतलब। और ये जो है, अरे जो खुले हैं उनको नहीं तोड़ना, मतलब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारे को हमेशा बंद वो वाले जो घूमे रहेंगे उनको तोड़ना। जो पत्ते, जिनमें पत्ते नहीं खिले हैं उनको तोड़ना है। जो ऐसे खिल गए होंगे उनको नहीं तोड़ना है। तो हमने तोड़ना है ऐसे जो घूमे होंगे। जो ऐसे खुल गए होंगे उनको नहीं तोड़ेंगे हम। और अभी हम जा रखे हैं एक घंटे में ऊपर है मटगनी। हाँ आराम समझ जो। हाँ। और अब गोल बाहर छेना पर हम जरा उन्हें घूमना दो। और गाइस हमारी टीम बिखर चुकी है। ये गुरुजी और नीचे ताऊ जी और मैं यहाँ। तो चलो चलते हैं। और गुरुजी को मिला एक अलग चीज जिसको हम ढूंढने रहे थे, पर गुरुजी को मिल गया है। तो क्या है दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि प्रकृति में हमारी जरूरतों को पूरा करने का पूरी क्षमता है, परंतु हमारी लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये मशरूम है। इसको ये अगले महीने हमारे यहाँ भरपूर होंगे। इस मशरूम को खाया जाता है और अगले महीने यहाँ पे पूरे इलाके में मशरूम होंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने ये खाए, इसीलिए उन पे इतनी क्षमता थी कि इतने बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने, इतने पत्थरों वाले पहाड़ आप आसपास देखेंगे तो ऐसे पहाड़ों को उन्होंने सीढ़ी नुमा खेत में बदला। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकृति का दोहन नहीं करना है, प्रकृति के सामंजस्य के साथ, प्रकृति के साथ हमने जीवन को जीने की संतुलित विधि अपनानी है, जिससे हमारे को भी लाभ हो और प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो। आज आपको स्पोर दिखाई दे रहे होंगे, कल ये भी बड़े हो जाएंगे। और अब आप देख रहे हैं नयार का विहंगम दृश्य, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट है ये रिखणी खाल और बीरो खाल की सरहद को बांटती है ये नदी। नयार नदी इनका नाम है और ये सतपुली में मिलेंगी। ये पश्चिमी नयार है और सामने आपको बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे होंगे। किलबो खाल, टकोली खाल, बेहाट, उधर की तरफ देखेंगे तो घोड़पाला, तल्ला, तलाई। और इसी रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम रिखणीखाल पहुँच जाएंगे। पुराने लोग इसी मार्ग से जाते थे। ये नीचे थोड़ा नीचे देखेंगे तो वहाँ पे एक मार्ग है जो लीलानंद लखेड़ा मार्ग है, जो लैंसडाउन से बीरो खाल को मिलाता था। उनकी भी एक अलग कहानी है। किसी दिन जतिन जोशी जी उन पे भी आपको एक ब्लॉग सुनाएंगे। वो हमारे यहाँ के प्रमुख विभूति हैं लीलानंद लखेड़ा जी। उन्होंने अपने लैंसडाउन से बीरो खाल तक का पैदल मार्ग का निर्माण किया था, अकेले अपने दम पे। तो देखिए हम किन महापुरुषों की संतानें हैं, कैसे कैसे ये इसकी जीवंत मूर्ति थे वो। अभी लीलानंद लखेड़ा जी को गुजरे हुए कुछ ही साल हुए होंगे, मुश्किल से 1 दशक हुआ होगा। उन्होंने इसका निर्माण किया था। पुराने लोग इसी रास्ते से जाते थे। जिस रास्ते की बात गुरुजी बता रहे थे वो रास्ता ये है। और आज हम लोगों को कितना कठिन लग रहा है ना यहाँ का जीवन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ सिमड़ी गांव के पूर्वज लोग अपने घर की जो छत पे पठाल कहते हैं उसको जो लाते थे वो लाते थे
घोड़पाला मल्ला, वहाँ एक खान हुआ करती थी। अब आप देखिए कि हमारे पूर्वजों में कितनी क्षमता थी, कितने वो शक्तिशाली थे। अब देखिए आप पूरा ऊंचाई से और यहाँ नीचे फिर नयार को पार करके फिर ये पूरी ऊंचाई को पार करके और साथ में वजन के साथ आया करते थे वो। तो आप देखिए किनकी संतानें हैं, हम बड़े महापुरुषों की संतानें हैं जिन्होंने अपने धर्म के कारण अपने संपत्ति छोड़ दी और अपने धर्म को बचाया। और धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने प्रकृति को भी बचाया। बीज इसी में होते हैं, इसे छूती कहते हैं। ये चीड़ का बीज है, इसको छूती बोलते हैं। और इसके बीज इतने पौष्टिक हैं कि 1 किलो बादाम के बराबर इसका एक बीज है पौष्टिकता में। लेकिन यहाँ ऐसे ही पड़े हैं। और इस कोन का क्या काम है गुरुजी? ये देखिए ये पूर्ण रूप से ज्वलनशील होता है। अधिकतर जो चीड़ वाले पेड़ों को हम जो पहाड़ में बोल रहे हैं कि चीड़ वाले जंगलों को नहीं होना चाहिए, हमारे को बांझ के जंगल चाहिए, तो आधे से ज़्यादा कारण ये छूती है। वैसे तो ये छूती बहुत ज्वलनशील होती है और जब गर्मियाँ होती है तो अगर इसको हल्की सी चिंगारी मिल जाए तो ये बहुत अच्छी तरह से जलती है। अगर सरकार इसका सही इस्तेमाल करे और इसको मनरेगा में शामिल करे कि इन छूतियों को इकट्ठा करे या पिरूल को इकट्ठा करके किसी वन विभाग में या किसी में दे के, तो हम ग्राम की जो आर्थिकी है उसको बढ़ा सकते हैं, किसी भी गांव की। अब आप देखिए हमारे पूर्वज चाहते तो ये सारे पेड़ों को काट के कोटद्वार भाबर में पहुंचा सकते थे, देहरादून पहुंचा सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने प्रकृति का उतना ही इस्तेमाल किया जितना उनके चाहिए था। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करी, उन्होंने लालच नहीं दिखाया। अब आपको दिखता होगा कि उत्तर प्रदेश या कहीं आपको जंगल दिखाई देते हैं। आज उत्तर प्रदेश बिजनौर वाले लोग यहीं आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो प्रकृति का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, प्रकृति को नज़दीक से महसूस करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये विरासत छोड़ी है, इस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस कोन का क्या काम है? ये कौन है? ये ऐसे लगता है, इससे लीसा निकलता है, जो बहुत सारे केमिकल है, जो पेंट वर्निश बनता है इससे। और ये देखिए आप, ये जो धार देख रहे हैं, ये ऐसे करके लगता है। इसमें चीड़ के पेड़ का रस इकट्ठा होता है। वैसे ये फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसको लीसा कहते हैं। और पहले जंगलों में जो अंग्रेजों ने तो अपने लाभ के लिए चीड़ के पेड़ लगाए ना। हाँ। चीड़ यहाँ का पेड़ थोड़ी है, चीड़ को उन्होंने लगाया, उन्हें मालूम था। उन्हें तो यहाँ, वो तो उपनिवेशिक मानसिकता के कारण इस देश में आए, तो उन्होंने अपने लाभ के लिए चीड़ के पेड़ लगाए। उन्होंने अपने लाभ के लिए चीड़ के पेड़ लगाए कि वो रेलवे के लिए स्लीपर मिल सके उन्हें, रेलवे के लिए। तो आज से 20-22 साल पुराने जो लोग हैं उनको मालूम होगा कि नयार में, गंगा जी में स्लीपर बहा करते थे। वो स्लीपर इन्हीं पेड़ों को काट के बनाए जाते थे और वो नदियों में छोड़ दिया जाता था। उस समय परिवहन जो होता था, ये चीड़ के पेड़ों के तनों को काट के जो स्लीपर बनाए जाते थे, वो नदी के द्वारा परिवहन में जाते थे। वो सतपुली तक इसी नयार के माध्यम से जाते थे। सतपुली क्या, वो रायवाला में एक डिपो हुआ करता था। रायवाला देहरादून का एक अंतिम छोर वाला गांव है, वहाँ पे एक डिपो हुआ करता था। ये हमारे टाइम की बात है, सन 84 के आसपास की। तो वहाँ मतलब डिपो हुआ करता था। तो इतना कटान हुआ करता था पहले जंगलों का। अब ईश्वर की कृपा से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जंगलों का कटान बड़े सोचे समझे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। तो अभी केवल ये क्षेत्र में थोड़ा सा ही रकबा होगा जहाँ पे इस प्रकार के लीसा को अनुमति है सरकार द्वारा, इसके लाइसेंस मिलते हैं सरकार द्वारा। बीज को चिलगोजा कहते हैं शायद, मतलब ये बड़ा पौष्टिक होता है। 1300 रुपये किलो है। हमारे जो ब्यास जी के ना दिल्ली में पड़े, उनका ठेका हुआ करता था। के दादाजी कभी इस इलाके के सबसे बड़े ठेकेदार हुआ करते थे। आज भी उनको ठेकेदार उपनाम से जाना जाता है। उनका नाम है श्री मनोरथ प्रसाद जोशी जी। वो अपने बड़े सुपुत्र के यहाँ अभी दिल्ली में निवास कर रहे हैं और भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करे। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और चिकित्सीय गुणों वाली एक और फल का नाम बता दूं। ये इसे कहते हैं हेड़ा। आप ध्यान से देखेंगे, हेड़ा। आपको आसपास के क्षेत्र में ये हेड़ा के पेड़ बहुत मिलेंगे। ये पुराने से पुरानी खांसी को ठीक कर सकता है। इसको आपने सुखाना है हल्की धूप में, और इसका पाउडर बना के अगर शहद के साथ खाएंगे तो आपको पुरानी से पुरानी खांसी में भी लाभ मिलेगा। ये देखिए आप, यहाँ देखिए, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। लोग जो अपने पूर्वजों की समझ पे प्रश्न उठाते हैं कि वो ऐसे ऐसे पहाड़ों में क्यों बसे, वो ये देख के बसे।
वो प्रकृति के समीप बैठे, उन्होंने प्रकृति को करीब से महसूस किया। और हम आजकल की थोड़ी सी पढ़ाई करके हम ये सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान हो गए, जबकि आप आज भी जो खाना खा रहे हैं वो सब हमारे पूर्वजों का बताया हुआ खाना है। प्रकृति के जितने करीब हम रहेंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। ये जड़ी बूटियाँ खा के हमारे पूर्वज 100 साल तक जिए, और वो भी पूरे 100 साल तक खड़े, जैसे मतलब बिल्कुल स्वस्थ, और उन्होंने ज़िंदगी को पूरे उत्साह और लगन के साथ, उनको किसी बात की टेंशन नहीं थी जैसे हम लोगों को टेंशन है ना, उनको किसी बात की टेंशन नहीं थी। वो क्योंकि सुबह से काम पे लग जाते थे और शाम तक काम पे लगे रहते थे, तो उन्हें तनाव में रहने का फुर्सत ही नहीं थी। आजकल के जो अधिकतर युवा तनाव में हैं, उसका आधे से ज़्यादा कारण क्या है कि वो खाली बैठे रहते हैं। वो छोटे काम और बड़े काम में अंतर करते हैं, वो मेहनत को बुरा मानते हैं। पुराने लोगों ने मेहनत को बुरा नहीं माना। देखो आपने कितने पहाड़ी रास्ते जगह को उन्होंने प्लेन किया, फिर नुमा खेत बनाए। अभी हम सोच नहीं सकते, सिर्फ 2 पीढ़ी पहले, 1-2 पीढ़ी पहले यहाँ पे खेती हुआ करती थी, और वहाँ तक देखिए आप, हमारे बाप दादाओं ने हमारे पर क्या विरासत सौंपी, और हम क्या है कि अपने घर में धनिया नहीं उगा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। इसने नष्ट कर रखा क्या? अब देखिए आप, ये एक घुसपैठिया घास है जो कभी हम लोग जो हम बोलते हैं हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, तो हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी। कभी ऑस्ट्रेलिया में से हमारे यहाँ गेहूँ आयात हुआ था, तो उस गेहूँ के साथ एक कूड़ा करकट या खरपतवार आ गई थी, इसको कहते हैं, यहाँ इसे अकड़िया कहते हैं, और नीचे से लालटेन, इसका नाम लैंटेना इंडिका है। वैसे अब ये भारतीय मूल का बन चुका है, वैसे है ये विदेशी मूल, स्थायी निवास हो गया इसका, अब ये भी स्थायी निवासी हो गया है। और ये अब देखो पहाड़ में इतनी ऊंचाई पे, ये लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पे भी पहुंच चुका है, और ये दिन प्रतिदिन अपनी क्षमताओं में सुधार कर रहा है, अपने जीन्स में सुधार कर रहा है। कहाँ गर्म क्षेत्र का पौधा इतनी ऊंचाई पे पहुंच रहा है, 1200 मीटर पे पहुंच गया है। 1200 मीटर समुद्र तल से ये पाया जा रहा है। आपको ये मालूम होगा 700 मीटर से ऊपर ही चीड़ के पेड़ उगते हैं अधिकतर, तो चीड़ के पेड़ भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि 500 मीटर में भी उग जा रहा है, और ऐसे ही ये देखो 1200 मीटर में पहुंच गया है। धीरे धीरे ये देखो क्षमता में सुधार कर रहा है। देखो ये पूरा वहाँ तक पहुंच गया, यानी ये 1250 मीटर पे भी पहुंच गया है, 1250 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया है। तो इसका अगला बीज जो होगा ये 1300 मीटर 1400 मीटर के लिए तैयार है। और सर्दियों में ये होता है कि इसमें पत्ते होते हैं, तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके नीचे जंगली जानवर छुप जाते हैं। सुअर है, बाघ है, कोई तो नीचे आप पहाड़ों की तलहटी में जाएंगे तो इसके बराबर तो आपको खरपतवार कोई मिलेगी नहीं। इसी के नीचे सुअर और भालू छिपे रहते हैं अधिकतर। सुअरों का ज़्यादा पनाहगाह है। ये आ गई उत्तराखंड परिवहन की बस। कहाँ जाती है ताऊ जी? ये दिल्ली से चलती है और बीरूखाल तक, और बीरूखाल से वापस ये कोटद्वार जाएगी शाम तक। और ये पहाड़ की जीवन रेखा है। धन्य है ये ड्राइवर लोग जो इतने कठिन परिस्थितियों में ऐसी गाड़ी चला रहे हैं। ये लाइफ लाइन है दिल्ली और बीरूखाल के बीच, और एकदम वाजिब किराया है इसका। और अगर कभी भी ये बंद नहीं होते, अगर उसमें तकनीकी खामियां ना आई तो। इतने प्रतिकूल मौसम में भी ये चल रही है। और मैं जैसे शुरू में ही कहा था मैंने जतिन भाई को कि प्रकृति में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है, और हमारे लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। अब आप देख रहे हैं तो मेरे पास 2 पन्नियाँ हैं। एक पन्नी ये जो मेरी ज़रूरत पूरा करती है, और ये पन्नी जो मेरे लालच है। मैं ये 2 पन्नियाँ लेके आया कि मैं आसपास दिखाऊंगा या 2-3 दिन इसका यूज कर पाऊंगा। और आपने देखा प्रकृति ने हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखा है। हमारे लालच को पूरा प्रकृति भी नहीं कर सकती। और आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ वाले 2-2 एक पन्नी लेके आए। उसका कारण है वो लोग पहाड़ी मूल के हैं और वो यहाँ ही रहे हैं, तो वो जानते हैं कि प्रकृति के सामंजस्य के साथ हम कैसे रह सकते हैं। और मैं थोड़ा सा मैदानी मूल का हूँ, तो मैदानी मानसिकता है मेरी। वैसे तो मैं भी पहाड़ी मूल का हूँ, पर मैं मैदान में रहा हूँ, तो मैं शोषण पे विश्वास रखता हूँ। इसलिए हम बोलते हैं कि ये देखिए आप,
उन्हें मालूम है कि हमें प्यार कहाँ मिल सकता है। अगले सरकार ने हमारे मुझे कैंडिडेट वहाँ हैं अपने घर से दूर कर दिया। श्री मंकी मंकी, तो वैसे नाम है इसका, नाम वैसे मयंक मयंक जोशी है। और प्यार से इन्हें हम डायमंड जोशी कहते हैं। और तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो चलते हैं दोस्तों।